अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान का मुकाबला किस तरह करना है, हुक्मरान इत्तेहाद ने इस पर गौर के लिए आज सर जोड़ लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी और PDM रहनुमाओं का तवील इजलास हुआ है, जिसमें इत्तेहादी जमातों के सरबराह और सीनियर रहनुमा शरीक हुए हैं। और इत्तलात यही आ रही हैं कि मुज़ाकरात के बजाय सख्ती से निमटने पर बात हुई है। मगर दूसरी तरफ इमरान खान हुकूमत और रियासती इदारों पर मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। आज एक बार फिर उन्होंने अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम दोहरा दिया है। ये इल्ज़ाम भी लगा दिया है कि मेरे और फौज के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आज खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं जब बाहर निकलता हूँ मेरी जान खतरे में होती है, इनका मफाद मुझे मारने में है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना है, लेकिन अब पता चला है कि अदालत फैसला करेगी। मेरी जब जिंदगी खतरे में है, मुझे क्यों इस तरह की अपीयरेंसेस करने देते हैं? मैं जब निकलता हूं बाहर, पहले तो मेरी जान खतरे में होती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। जब मैंने उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना था और उन्होंने दरवाजे बंद कर देने थे, किसने मुझे हिफाजत करनी थी? 4-5 मेरे साथ जो लोग होने थे, पुलिस और ये नामालूम अफराद की नफरी थी। इन्होंने तो बड़ी जल्दी उनको साइड पे कर देना था और मुझे अकेला कर देना था। इनका इंटरेस्ट मुझे मारना है। इनसे फैसला किया कि हमने मीनार पाकिस्तान में जलसा करना है। अब पता चले जी कल अदालत फैसला करेगी और वहां पूरा स्टेज सेटअप करना है, सिर्फ इसलिए कि किसी ना किसी तरह इनका कैंपेन भी रोकी जाए, ये इलेक्शन ना कर सके, इनके लोग भाग जाएं। यानी इमरान खान अदालतों में पेशी के लिए सिक्योरिटी मांग रहे हैं, वीडियो लिंक पर पेशी की दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त भी मांग रहे हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों से आहनी हाथों से निमटने की हिदायत कर दी है। एक बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फौज और उसके सरबराह के खिलाफ बैरून मुल्क मुहिम की मजम्मत करते हुए कहा है कि आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम नाकाबिल बर्दाश्त और इदारों के खिलाफ साजिश का तसलसल है। इमरान खान इदारों और उनके सरबराहों को अपनी गंदी सियासत में घसीट कर आइन शिकनी कर रहे हैं। तारीख में पहली बार मेरिट पर लगने वाले आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम मुल्क दुश्मनों का एजेंडा ही हो सकता है। वज़ीर आज़म का कहना है कि बैरून मुल्क मुहिब वतन पाकिस्तानी फॉरेन फंडेड मुहिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। ये जहरीली सियासत को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जरिए फैला रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि वज़ीर दाखिला मुल्क के अंदर इदारों के खिलाफ गलीज मुहिम चलाने वालों से आहनी हाथों से निपटें। पाकिस्तान में अफरा तफरी, फसाद और बगावत को हवा देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। कौम अपने इदारों के साथ खड़ी है और शरपसंदों के खिलाफ मुत्तहिद है। इस पर इमरान खान ने आज कहा है कि PDM की पूरी कोशिश है कि फौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने कराया जाए। ये भी PDM की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान की फौज को और तहरीक इंसाफ को आमना सामना करवाया जाए, हमारा आपस में लड़ाई करवाई जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए यही कहा है और कहा है कि हम आर्मी चीफ का एहतराम करते हैं। शहबाज शरीफ साहब का तो काम है हर वक्त जो है वो बूट पॉलिश करना। आपका ये बयान अवाम और फौज के दरमियान फासले पैदा करने की एक और कोशिश है। हम आर्मी चीफ का एहतराम करते हैं, कोई कैंपेन ना हमने की है ना हम करने का इरादा रखते हैं। बहुत लोग आके गुफ्तगू भी करते हैं कि ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हमने बड़े रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और आगे भी करेंगे। एक तरफ तहरीक इंसाफ मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से ये दावा कर रही है, खुद इमरान खान कह रहे हैं कि मेरे और फौज के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खुद इमरान खान ही चंद दिन पहले आर्मी चीफ पर इल्ज़ाम लगा चुके हैं। और फवाद चौधरी भी BBC से बात करते हुए कह चुके हैं कि इस वक्त हुकूमत एजेंसियां चला रही हैं, इमरान खान का मुकाबला ताकत से हो रहा है, इसी वजह से मुल्क में सियासी खला पैदा हो रहा है और इसीलिए हुकूमत हर गुजरते दिन के साथ नीचे की तरफ जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जितनी गैर मकबूल है इतनी माजी में कभी नहीं थी और ऐसा पहली मरतबा हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की रेटिंग सियासी लोगों से नीचे है। इसके अलावा हफ्ते के दिन इमरान खान की पेशी के मौके पर इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर शदीद हंगामा आराई हुई थी, जिसमें कई गाड़ियां नजर आतिश कर दी गईं, जबकि अदालत के बाहर PTI कारकुनान ने हंगामा भी किया था। जलाओ घेराव, तोड़ फोड़ और पुलिस पर हमलों का मुकदमा PTI के 17 रहनुमाओं और 50 से ज्यादा गिरफ्तार कारकुनों के खिलाफ दर्ज किया गया है, जबकि इस्लामाबाद में गिरफ्तार कारकुनों की तादाद 66 हो गई है, जिनमें से 59 मुल्जिमान को अडियाला जेल भेज दिया गया है और उनमें PTI के साबिक रुकन कौमी असम्बली अमजद खान नियाजी भी शामिल है। जबकि पेशी के बाद इमरान खान ने कहा कि शुक्र है कि मजिस्ट्रेट साहब को अक्ल आ गई और उन्होंने गाड़ी में मेरी हाजिरी लगवा दी। इस्लामाबाद में जो कल हुआ है वो किसी से कंट्रोल नहीं होना था अगर वो आगे चली जाती चीजें। हम बाहर निकले, इन्होंने टेयर गैस सेलिंग की, हम उधर गए और शुक्र है अकल आ गई मजिस्ट्रेट साहब को कि हाजिरी लगवाने के लिए मैं बाहर गाड़ी में मेरी हाजिरी लगवा ली।
उसी दिन इमरान खान तोशाखाना केस में पेशी के लिए जमान पाक लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुए तो लाहौर पुलिस की जानिब से उनके घर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जुमे के दिन लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को जमान पाक में 14 और 15 मार्च को होने वाले वाक़यात की तफ्तीश के लिए रसाई की इजाज़त दे दी थी। इस पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ इमरान खान ने लाहौर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है और इसे अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दिया है, जबकि पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ है कि मुतल्लिका अदालत से बाकायदा सर्च वारंट लेकर पुलिस ऑपरेशन किया गया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि अब अगर पुलिस की तरफ कोई हाथ बढ़ाएगा तो वो हाथ तोड़ेंगे। पुलिस गेट पे पहुंच गई थी, वापस क्यों हुई? दोनों दफ़ा मैंने उनको वापस आने का कहा था। मैंने उस चीज़ की जिम्मेदारी ली। उसकी वजह यह है कि मैं किसी सूरत नहीं चाहता था कि कोई खून खराबा हो। आज के बाद उनको मैंने पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर कोई चैलेंज करेगा, कोई अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा वो हाथ तोड़ेंगे। आप पुलिस फोर्स को कहें कि तुम मार भी खाओ, तुम ये वीडियोस भी देखो और उसके बाद तुम ड्यूटी भी करो, ये पॉसिबल नहीं है। अब के बाद अगर कोई करेगा तो उसका जवाब बड़ा सख्त तरीके से उसको मिलेगा। फवाद चौधरी ने निगरान वज़ीर आला पंजाब को जवाब देते हुए कहा है कि निगरान वज़ीर आला अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हैं, उतनी बड़ी बात करनी चाहिए जितनी आप बाद में निभा सकें। ये वज़ीर आला अपने कद से ज़्यादा बड़ी बातें कर रहा है, उतनी बात करनी चाहिए जो आप फिर बाद में निभा सकें। अहम बात यह है कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट से भी इमरान खान 30 मार्च तक रिलीफ लेने में कामयाब हो चुके हैं। हफ्ते को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होने की तारीख मुकर्रर थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी अंडरटेकिंग की वजह से इमरान खान ट्रायल कोर्ट में पेशी के लिए अपने कारकुनों के हमरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे और अपनी गाड़ी में ही हाजिरी लगवाकर वापस लाहौर रवाना हो गए और उन पर फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकी। जबकि इस दौरान जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर शदीद बदनज़मी भी देखने में आई। पीटीआई के कारकुन और पुलिस एहलकारों में तसादुम हुआ और पूरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स मैसूर होकर रह गया था। हद तो यह है कि अदालती ऑर्डर शीट तक गुम हो गई जिस पर इमरान खान ने हाजिरी लगाई थी। इमरान खान के बुकला एसपी पर इल्ज़ाम लगाते रहे, जबकि एसपी का कहना था कि फाइल इमरान खान के बुकला के पास थी। बहरहाल अदालत ने इमरान खान की हाजिरी कबूल कर ली और अदालत से जाने दे दिया और समाअत 30 मार्च तक मुलतवी कर दी। लेकिन अहम बात यह है कि 30 मार्च की समाअत में भी इमरान खान को तलब तो कर लिया गया है, लेकिन उनकी हाजिरी फर्द जुर्म आयद करने के लिए नहीं होगी, बल्कि उस दिन तोशाखाना रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर दलाइल दिए जाएंगे। इस हवाले से यह सवाल उठाया जा रहा है कि जब कोई केस फर्द जुर्म आयद करने के मरहले तक पहुँच चुका हो तो क्यों वापस काबिल समाअत होने के मरहले पर ले जाया जा रहा है। बहरहाल ये कानूनी नुक्ता अपनी जगह मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान के केसेस से मुतालिक मुख्तलिफ फोरम्स पर कई पेशरफ्त हुई है। आज नैब रावलपिंडी ने तोशाखाना से मुतालिक अपनी इंक्वायरी में इमरान खान को कल दोबारा तलब कर लिया है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को उनकी जमानत की दरख्वास्तों पर कल 2:15 बजे तलब किया हुआ है। तहरीक इंसाफ ने आज ही इस्लामाबाद में थाना गोलड़ा और CTD के मुकदमात में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर आज ही लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत की। समाअत के दौरान इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि इमरान खान की पेशी के वक्त बुकला को अंदर जाने में मुश्किलात पेश आती हैं। इस पर जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा कि यह तब होता है जब आप 1000 बंदा साथ ले आते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने समाअत कल तक मुलतवी करने की दरख्वास्त की। इस पर जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा कि अगर रिलीफ चाहिए तो इमरान खान कल 2:15 बजे अदालत में मौजूद हों। यह नहीं होगा कि इमरान खान 7 बजे आ रहे हैं या 8 बजे आ रहे हैं। जस्टिस शहबाज रिजवी ने वकील को कहा कि वो ये भी तस्दीक करें कि दस्तखत इमरान खान के हैं या नहीं। अब तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि मेरा दाखिला जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बंद हो गया, फिर आपके पास आ गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा हफ्ते को भी कुछ मुनासिब बात नहीं हुई, मैं भी गलती करूं और आप भी, फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। इमरान खान के वकील ने कहा कि हमारे पास अदालतों के अलावा और कोई जगह नहीं है। इमरान खान के खिलाफ 47 मुकदमात इस्लामाबाद में हो गए हैं। पुलिस ने कुछ खुफिया FIR रखी हुई हैं। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने नमाज दिए। शायद आपको मालूम नहीं है इसके बारे में, FIR पब्लिक दस्तावेजात है, वो सील नहीं हो सकती। पुलिस तहकीकात के लिए बुला लेती है। मैं अपने दायरा इख्तियार की हद तक नोटिस कर देता हूँ। इसके बाद अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 27 मार्च तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा जज ज़ेबा चौधरी धमकी केस में एडिशनल सेशन जज फैज़ान गिलानी की रुख्सत की वजह से समाअत बगैर कार्रवाई की मुलतवी हो गई और इमरान खान की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली में 24 मार्च तक तौसी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अपनी मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में ज़ाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली की दरख्वास्त पर भी समाअत हुई और इमरान खान की कौमी असम्बली की रुकनीत से मुताल्लिक बहस जारी रही। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का सवाल है। इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि हम अभी नहीं कह रहे कि आप मेरिट पर दलाइल दें, अगर मेरिट पर जाएं तो ये 2 मिनट का केस है। वैसे दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया
कि जब अदालत ने नोटिस जारी कर दिया तो इमरान खान को मेरिट पर जवाब जमा कराना चाहिए था। उन्होंने केस के मेरिट पर जवाब जमा नहीं कराया। केस काबिल समाअत होने समेत 5 एतराज़ात उठाए गए। इमरान खान ने एतराज़ उठाया कि वह मेंबर कौमी असेंबली नहीं है। कोई शक नहीं है कि इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल किया जा चुका है, मगर इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर रखा है और अदालत ने उस हल्के पर दोबारा इलेक्शन कराने से रोक रखा है। इसमें चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि इसके बावजूद भी वो दोबारा मेंबर कौमी असेंबली नहीं बन जाते। इमरान खान अब उस निशिस्त से तो MNA नहीं है। इस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि इमरान खान का एक दूसरे हल्के से कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल उठाया कि इलेक्शन के बाद अगर हल्फ ना लिया जाए तो फिर स्टेटस क्या होगा? क्या पार्टी का सरबराह पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है? इस पर मुतमईन करें। ये दोनों सवालात अहम हैं, इन पर दलाइल दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तो कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई, तो अब क्या इमरान खान हल्फ लिए बगैर भी पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं? इसमें दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जी, उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस नुक्ते पर अब आपने मुतमईन करना है। हम पहले इस केस के काबिल समाअत होने को देखेंगे। केस काबिल समाअत हुआ तो ही आगे चलेंगे। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौका इख्तियार किया कि इमरान खान से मुताल्लिक तो अमरीकी अदालत का फैसला मौजूद है। इमरान खान ने अमरीकी अदालत में बयान हल्फी जमा कराया। इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि वो बयान हल्फी नहीं, डिक्लेरेशन है, जिस पर ओथ कमिश्नर ने पाकिस्तान में दस्तखत किए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि इमरान खान ने बतौर वालिद बेटी की सरपरस्ती हवाले करने का डिक्लेरेशन दिया। तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि उस डिक्लेरेशन में वालिद का लफ्ज़ तो कहीं मौजूद नहीं है। ऐसा हो सकता है ना कि किसी शख्स को बहुत बाद में पता चले कि उसका एक बच्चा भी है। हो सकता है ना कि वो काफ़ी अरसा किसी और एहसास में रहा हो। क्या इस बुनियाद पर कोई शख्स नाअहल हो सकता है? इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर किसी शख्स ने बच्चा लेकर पाला हुआ है तो क्या उसको अपने डिपेंडेंट्स में जाहिर करना होता है? इसके बाद अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील कल भी अपने दलाइल जारी रखेंगे, लेकिन आम बात यह है कि इमरान खान अब भी मेरिट पर जवाब नहीं दे रहे हैं कि वो टीरियन वाइट के वालिद हैं या नहीं, बल्कि मेरिट पर जवाब देकर इस केस को निपटाने के बजाय शुरू दिन से टेक्निकल ग्राउंड का सहारा ले रहे हैं और अदालत से मुसलसल ये कह रहे हैं कि वो अब कौमी असेंबली के रुकन नहीं रहे हैं, इसलिए ये केस काबिल समाअत ही नहीं है। अहम बात यह है कि सहाफ़ी हसनात मलिक की खबर के मुताबिक इमरान खान की तरफ से इलेक्शन कमीशन को यह बताया गया है कि उन्हें NA 45 कुर्रम से डी नोटिफाई कर दिया जाए, जहां से वो गुज़िश्ता साल अक्टूबर में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए थे। अब दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान की तरफ से सलमान अकरम राजा ने इलेक्शन कमीशन को यह खत लिखा है, जो टीरियन वाइट केस में इमरान खान के वकील है, और बज़ाहिर ये हिकमत अमली इसी केस में इमरान खान की मुमकिन नाअहली से बचने के लिए अख्तियार की गई है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे और आज PDM के इजलास में क्या तय हुआ है कि इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए इंगेज किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। जब वज़ीर आज़म ने डायलॉग की पेशकश की, इमरान खान साहब ने कबूल की, मरीम नवाज साहिबा खिलाफ नजर आई, आपकी पार्टी के अंदर इख्तलाफ नजर आया, आप भी हामी नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब भी हामी नहीं। आज PDM के इजलास में क्या बात हुई है कि खान साहब को अब इंगेज किया जाए, बात की जाए, ना कि ऐसे ही आगे बढ़ा जाए और इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो? देखिए, आज इजलास में बहुत तफसील से बातचीत हुई है और तकरीबन अक्सरियत की ये राय थी कि एक ऐसे वक्त में एक ऐसा शख्स के जो मुल्क के खिलाफ, कानून के खिलाफ, मुल्क के इदारों के खिलाफ बगावत कर रहा है। आपने देखा कि लाहौर जमान पार्क में किस तरह का बलवा किया गया, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंके गए सिपाहियों के ऊपर, और वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते वाले अशखास की शनाख्त भी हुई। फिर इसी तरह इस्लामाबाद में जो अदालत के बाद मंजर देखने को मिले कि किस तरीके से वहाँ पर जत्थों ने आकर पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया, उसके ऊपर पत्थर फेंके, हालांकि पुलिस निहत्ती थी, और किस तरीके से कानून का भी धज्जियां बखेरी गई कि मौसूफ शहनशाह मुअज़्ज़म अदालत में पेश नहीं हो सके, अदालत उनके पास गाड़ी में चलकर आई। और इसी तरह आपने देखा कि अब किस तरह ये बैरून मुल्क पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। तो एक ऐसा शख्स के जो मुल्क दुश्मनी की आखिरी सतह पर जाने के लिए तैयार हो अपनी अना के लिए, तो जब तक वो अपनी रविश ठीक नहीं करेंगे, इस वक्त तो उनके साथ बातचीत का मतलब यह है कि हम उनकी इस रविश को सनद कबूलियत दे रहे हैं। इमरान खान साहब अपनी इन गलतियों से कोई सिजदा सहव करें, वो आइन की तरफ आए, वो कानून की तरफ आए, लेकिन अगर वो कनपटी पे पिस्तौल रखकर कहेंगे कि मैं मुज़ाकरात करूंगा, तो इस सूरत हाल में तो किसी किस्म की उनसे बातचीत करना उस कानून शिकनी के रवैये को सनद कबूलियत देनी है जिसका वो मुजाहरा कर रहे हैं। तो फिर आज PDM के इजलास में क्या फैसला किया है तमाम जमातों ने मिलकर? देखिए, तमाम जमातों ने इस बात की तौसीक की है कि जो लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर
पीटीआई ने कानून के साथ कानून शिकनी की है और जिस तरह का उन्होंने जत्थों की सूरत में बगावत का अलम बुलंद किया है, इसके खिलाफ शफाफ अंदाज में तहकीकात होनी चाहिए और रियासत की रिट जो है उससे बहाल होना चाहिए। अगर हमने इसी तरह रियासत को सरेंडर किया तो फिर तो किसी भी इंतहा पसंद ग्रुप के लिए खुला चेक है कि वो इस्लामाबाद और लाहौर में आके जो मर्जी करे और आप उसे कुछ नहीं रोक सकेंगे। इस वक्त मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान साहब अपनी जमात को, पीटीआई को एग्जैक्टली हिटलर की प्ले बुक के ऊपर नाजी पार्टी की शक्ल में, जिस तरह वहां पर जत्थों के जरिए मुखालफिन पर हमले किए जाते थे, जत्थों के जरिए वहां पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को सिरनगू किया जाता था, तो इमरान खान साहब तो बिल्कुल उसी रवश के ऊपर है जो हिटलर की नाजी मगर ऐसे इकबाल साहब, इस वक्त मसला यह है कि हुकूमत अपनी रिट तो एस्टैब्लिश कर सकती है मगर मजलूम नहीं दिख सकती है। मजलूम आमतौर पर ऑपोजिशन ही दिखती है। आपने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया है, ना आपसे रिट एस्टैब्लिश हो पा रही है। खान साहब इस बात में कामयाब हुए कि वो गाड़ी में बैठकर ही दस्तखत करे और फिर उन्होंने कहा कि शुक्र है कि जज साहब को अकल आ गई, और ना सिर्फ इसमें कामयाब हुए बल्कि फर्द जुर्म भी नहीं आयद हुई, और 30 तारीख को जाकर अब तो जो मेंटेनेबिलिटी है इस पर आर्गूमेंट हो रहा होगा। तो खान साहब मजलूमियत में भी साबित हो रहे हैं और आप रिट भी नहीं एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं, तो आप फेल हो रहे हैं ना। तो बेहतर आप इंगेज कर लें। आप तो कहीं पे भी कामयाब नहीं हो रहे, ना इदारे कहीं कामयाब हो रहे हैं। काज़िब, मजलूम हमेशा कमजोर होता है। मजलूम वो होता है कि जो अदालत के रहमो करम पे होता है। मजलूम वो होता है कि जो अगर सुबह 9 बजे अदालत में पेशी पे ना पहुंचे तो उसकी जमानत कैंसिल हो जाती है या उसका मुकदमा खारिज हो जाता है। जिस शख्स के लिए अदालत जो है वो रात 8-8 बजे तक खुली रहे, जिसके लिए हाई कोर्ट के जज बैठ के इंतजार करते रहे कि जनाब की सवारी कब तशरीफ लाएगी, जिसके लिए अदालत जो है वो अपने परवाने उसके पास गाड़ी में भेज के दस्तखत कराए, तो वो मजलूम तो नहीं है। वो मगर तो इकबाल साहब, उसमें तो उनके में इस वक्त मजलूम उसमें उसका पाकिस्तान का निजाम इंसाफ है। इस वक्त मजलूम पाकिस्तान की पुलिस बनी हुई है। तो इस वक्त तो इन मजलूमों के साथ खड़े होने का वक्त है। मगर अवाम के लिए जो जब वो अपने वोटर सपोर्टर को, जब आप स्टोरी बता रहे हैं वो ज़्यादा ऐसी है कि वो बाय कर रहे हैं, या फिर जो इमरान खान साहब स्टोरी बता रहे हैं कि जी 96 केसेस हैं, ये मुझे ज़बरदस्ती बुलाते हैं, फंसाते हैं, क्योंकि इनके 2 ऑब्जेक्टिव हैं, या तो मुझे कत्ल कराना या फिर मुझे अगवा करके बलूचिस्तान ले जाना ताकि मैं कैंपेन ना कर सकूं, क्योंकि इलेक्शन से भागना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, हुकूमत में होते हुए आप मजलूमियत कैसे कर सकते हैं? कौन सी स्टोरी ज़्यादा ऐसी है जो वोटर सपोर्टर बाय करेगा, आपकी या इमरान खान साहब की? देखिए, एक तो यकीनन इमरान खान साहब का जो फरेब का प्रोपेगेंडा है उनका हमायती जो शायद बाय करता होगा, लेकिन जहां पर हम जाते हैं या जो हमारे हमायती हैं वो तो इस वक्त हमसे नाराज हैं कि आप खान साहब को पकड़ क्यों नहीं रहे। इनको कौन से सरखाब के पर लगे हैं कि ये इंसाफ के कटहरे में नहीं आ सकते। इनको अगर अदालत कहती है कि पेश हो, ये पेश नहीं हो सकते, इनके वारंट निकलते हैं, तो पुलिस इनको क्यों नहीं पकड़ सकती। हमें तो एक इशारों के ऊपर पकड़ लिया करते थे। हम में से बड़ी जो शख्सियत नवाज शरीफ साहब से लेकर मेरे जैसे कारकुन तक, हम सब ने अदालतों में जाकर पेशियां भुगती हैं। हमने जत्थे तो नहीं लेकर गए। जब मैं वजीर दाखिला था तो उस वक्त रेंजर्स ने उस वक्त दाखिल नहीं होने दिया अदालत में, नवाज शरीफ साहब अंदर थे, तो उस वक्त हम भी चाहते तो जत्थे लेकर अदालत पे हमलावर हो जाते। तो ऐसे नहीं साहब, फिर आप लोगों से ही के साथ तामुल के साथ सामना किया। तो इससे इमरान खान साहब ने कुछ गलत क्या सीखा है? आप लोगों ने जो बर्दाश्त किया तो वो क्या अच्छा हुआ आप लोगों के साथ? इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो गया, एक प्राइम मिनिस्टर फांसी चढ़ गया। अगर आप लोग भी यही करते हैं तो खान साहब आपको यही तो बता रहे हैं कि आपको ये करना था, और खान साहब को पता है आप लोगों ने नहीं किया तो आपके साथ क्या हुआ, अगर वो नहीं करेंगे तो उनके साथ क्या होगा, इसलिए वो कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके साथ वो ना हो जो आप लोगों के साथ हुआ। तो गलत क्या कर रहे हैं फिर? देखिए, बात यह है कि हमने अगर अदालतों का बागियाना तौर पे सामना नहीं किया, जत्थेबाजी नहीं की, 4 दिन की तकलीफ काटी, लेकिन निजाम से सुरखरू होकर निकले। आज मरियम नवाज साहिबा इक्विट हुई हैं, मेरिट के ऊपर इक्विट हुई हैं। मैं अगर इक्विट हुआ हूं, मेरिट के ऊपर इक्विट हुआ हूं। इसी तरह दूसरे हमारे लोग, अगर राना सनाउल्लाह साहब इक्विट हुए हैं, मेरिट के ऊपर इक्विट हुए हैं। और मुझे यकीन है कि बाकी जो मुकदमे झूठे कायम हुए थे उन सब में भी लोग मेरिट के ऊपर इक्विट होंगे। तो लेकिन हमने इदारों का भरम रखा है, और यहां पर जरा उल्टी गंगा बह रही है कि एक शख्स इदारों का भरम क्या उसके परखचे उड़ा रहा है,
और इदारों की मेहरबानी भी उस पर डुली जा रही है। ये चीज हमारी समझ से बालातर तो है। ऐसे इकबाल साहब कि देखिए ना, वो शख्स अदालतें जो ज़ाहिर है अदलिया आपके को- टाइम पर अदालतें आपको रिलीफ नहीं दे रही थी, इमरान खान साहब को दे रही हैं। आप कह रहे हैं कि जी आप सुरखरू हुए, 2018 का इलेक्शन गया ना आपका, खान साहब नहीं हारना चाहते अपना 2023 का इलेक्शन जो कि बिल्कुल करीब आ रहा है, तो वो क्यों उस डगर पर चले जिस पर आप चले थे और अपना इलेक्शन गंवाएं? देखिए, अगर खान साहब कानून शिकनी के रास्ते पर चलेंगे तो इस रियासत को कानून शिकनों से निपटने का तरीका भी आता है। और खास तौर पे जो लोग दहशतगर्दी करते हैं, तो दहशतगर्दी का सामना करने के लिए तो रियासत में अब काफी तजुर्बा आ चुका है। खान साहब अगर इस दहशतगर्दी की रवश पे चलेंगे, इंतहा पसंदी की रवश पे चलेंगे, तो वो अपना ही नुकसान करेंगे, किसी का नुकसान नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं कि उन्होंने, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो कुछ लाहौर में किया, जो कुछ इस्लामाबाद में किया, उन्होंने अपने बहुत सारे समझदार हमायतियों को भी और जो गैर जानिबदार लोग थे उनको बता दिया कि उनकी सियासत दरअसल नाटजी पार्टी के मॉडल पर है, किस किस्म की फसाइयत वो लेकर आना चाहते हैं। और अगर कोई शख्स इन हथकंडों के साथ खुदा ना खास्ता कल को हुक्मरानी में आता है तो वो किस तरह से पाकिस्तानी रियासत और इदारों की ईंट से ईंट बजाएगा। तो इमरान खान साहब ने किसी का नुकसान नहीं किया, उन्होंने अपना ही नुकसान किया उस तर्ज अमल से जो इख्तियार कर चुके ऐसे हैं। साहब, अगर आप इतना कॉन्फिडेंट होते कि जी ऐसा किया, तो आज आप पीडीएम के इजलास के बाद इलामिया ये होता ना कि हम इलेक्शन में सामना इमरान खान साहब का करने को तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि इस सब का इमरान खान साहब को नुकसान हो रहा है, ये सारे विजुअल उनके खिलाफ जा रहे हैं, आप लोग तो अभी भी लग रहा है कि पीडीएम इलेक्शन नहीं चाहती है कि इलेक्शन हो। देखिए शाहजेब, हम इलेक्शन से कोई सियासतदान फरार नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उजलत में फैसला किया है, हमने एक फेडरेशन चलानी है। आज भी जो सिंध से और बलूचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाली क़यादत है, उसने कहा कि हम पंजाब को डिक्टेशन नहीं दे सकते कि वो कौमी असेंबली के इंतखाबात का फैसला करे। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसकी रूह से अगर पंजाब के इलेक्शन पहले हो जाते हैं तो हमेशा के लिए पंजाब जिसे चाहेगा वही कौमी असेंबली की हुकूमत बनाएगा और पंजाब कौमी असेंबली के आम इंतखाबात पर असरअंदाज होगा अपने इंतजामी वसाइल से और अपने हुकूमती वसाइल से। वो जो एक प्रिंसिपल था कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए फेडरेशन में तमाम सूबों के लिए, वो प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा और इससे जो झगड़े पैदा होंगे पंजाब वर्सेस रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस, हम उनका अंदाजा नहीं कर सकते। इसी तरह मैंने आपसे ये भी बताया था कि जो मरदमशुमारी है वो आखिरी मराहिल में होगी और जब 4 महीने बाद नई मरदमशुमारी आ जाएगी तो आप मुझे बताइए ज़िमनी इलेक्शन किस बुनियाद पे होगा? क्या आप ये कहेंगे कि हमने अगले 5 सालों के लिए पंजाब और केपी के अंदर नई मरदमशुमारी को नाफिज नहीं होने देना? पिछली मरदमशुमारी होगी लेकिन कौमी असेंबली के हल्के तो नई मरदमशुमारी पे बन चुके होंगे। तो ये वो बुनियादी आईनी मामलात हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट का फर्ज था कि तसल्ली के साथ गौर व खौज करती। इमरान खान ने जो असेंबलियां तोड़ी हैं किसी जमहूरी जज्बे के तहत नहीं तोड़ी, वो तो मगर सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया ना। पूरा एजेंडा इंतशार है मगर मुल्क की हर सतह पर माशी इंतशार, सियासी इंतशार पैदा करो और शायद उनके जो फॉरेन डोनर्स हैं वो इसीलिए उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान को इंटरनल स्ट्राइफ और क्याओस से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मतलब ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी सुप्रीम कोर्ट से, मगर आपकी एक्सपेक्टेशंस के बरक्स फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से। 30 अप्रैल को इलेक्शन होना है, आज उसके हवाले से क्या फैसला हुआ है? आप लोग कंटेस्ट करने जा रहे हैं या चैलेंज करने जा रहे हैं? नहीं होगा इलेक्शन। देखिए इसका फैसला बिल आखिर इलेक्शन कमीशन ने करना है, चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कराने का फैसले का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है और इलेक्शन कमीशन अगर सिक्योरिटी के सूरत हाल पे और दीगर मामलात पे कन्विंस्ड है तो वो चले। हमारे लोगों ने तो दरखास्तें जमा करा दी हैं, हमारे पार्लिमानी बोर्ड भी बैठ गए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बड़े इसमें आईनी और कानूनी मामलात हैं कि मरदमशुमारी हो रही है। पंजाब को आप किस तरह से उस मरदमशुमारी से बाहर रखेंगे? आप पंजाब को पुरानी मरदमशुमारी पे किस तरीके से हल्का बंदी करके इलेक्शन देंगे, बाकी मुल्क को नई मरदमशुमारी देंगे? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीपल्स पार्टी भी डायलॉग की हामी नहीं है। आज पीडीएम के इजलास के बाद पीपल्स पार्टी का भी ये मौका पे बात करेंगे ब्रेक के बाद।
पीडीएम का इजलास हुआ है, फिर फैसला हुआ है कि अगर कानून की खिलाफ वर्जी होगी तो निपटा जाएगा। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। कायरा साहब, पीपल्स पार्टी नहीं समझती कि इंगेज किया जाए इमरान खान साहब को? वजीर आजम ने पेशकश की, इमरान खान साहब ने कहा डायलॉग के लिए तैयार हूँ। नून लीग में बड़ी मुखालफत आई, पीडीएम से के भी प्लेटफॉर्म से लग रहा है कि कोई हामी नहीं नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी क्या समझती है? शाहजेब साहब, ये इस वक्त जो आपको सख्ती नजर आ रही है या तलखी नजर आ रही है पीडीएम या हुकूमती ज़ुअमा के रवैयों में या अल्फाज में, उसकी वजह बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब का अपना रवैया है। 4.25 साल उनकी हुकूमत और उसके बाद उनकी अपोजिशन में मुसलसल हर दफ़ा ताउन को जिस तरह वो बुरी तरह गालियाँ दे के उसका जवाब देते रहे, उसके ऊपर यकीनन सारे लोग इंसान ही हैं, उनका भी दुख है, उनको भी गुस्सा है। लेकिन बहरहाल डेमोक्रेसी डायलॉग के जरिए चलती है, और अगर संजीदा डायलॉग की इस कोशिश को आगे बढ़ाने का खान साहब ने अलविया दिया तो इस पर बात होगी। अभी तक तो उन्होंने एक दफ़ा एक ट्वीट की है, उससे ज़्यादा मेरे इल्म में तो नहीं है। अच्छा, उस ट्वीट के बाद अब मसला ये है कि उन्होंने इल्ज़ाम भी लगा दिया है कि एक तो अगवा करके मुझे बलूचिस्तान ले जाना चाहते हैं या फिर मुझे कत्ल कराना चाहते हैं क्योंकि ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। और ज़ाहिर है जो हुकूमत होती है वो तो मजलूम नहीं दिख सकती, चाहे पीडीएम की हुकूमत कितना भी कहे कि जी कानून की खिलाफ वर्जियाँ, अदालतें इनको अलग ट्रीट कर रही हैं, मगर खान साहब जो बयानियाँ बना रहे हैं उसमें वो अपने आप ही को मजलूम साबित कर रहे हैं। 96 केसेस, कत्ल एक अटेम्प्ट हो चुका, कह रहे और मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मेरे घर पर रेड कर रहे हैं। ये सारी की सारी उसमें जो नैरेटिव की वॉर है वो तो पीडीएम ही हार रही है। शाहजेब साहब, ये तो सारे दोस्तों को सोचने की जरूरत है कि इमरान खान साहब के घर पे रेड हुआ, इससे पहले कौन सा ऐसा हुक्मरान रहा या कौन सा ऐसा फर्द है अहम सियासत के अंदर जिसके घरों की दीवारें खान साहब ने खुद नहीं पार कराई, लोगों को सीढ़ियां लगा लगा के लोगों के घरों में उतरते रहे, ये किसके घर में नहीं हुआ? सो ये तो ना कहिए कि खान साहब जो बयानियां दे रहे हैं, हाँ ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जिस तसलसल से वो गलत बयानी कर रहे हैं वो जरूर चल रही है, और वह गलत बयानी अमरीकी साजिश से लेके पहले 35 पंचर थे, फिर अमरीकी साजिश थी, फिर मेरे खिलाफ पाकिस्तान के अंदर से साजिश हुई। ये मुख्तलिफ औकात में वो बयानियाँ बदलते रहे, और आज भी वो एक अपने तौर पे अपने ख्याली था वो लोगों की सिंपैथी गेन करने के लिए और दुनिया को ये बताने के लिए कि जी मेरे खिलाफ बड़ा साजिश हो रही है। उन्हें पाकिस्तान के किसी इदारे पे तो एतमाद होना चाहिए, वो अदलिया हो सकती है, वो फौज हो सकती है, वो पुलिस हो सकती है, वो कोई इदारा, तो उनको तो बेस्ट सिक्योरिटी पहले भी अवेलेबल थी, अब भी अवेलेबल थी। और जब उनके घर पुलिस एक अदालती हुक्म की तामील में गई, वहां पे जो पुलिस के साथ हुआ, जिसको सारे मीडिया ने सब ने पेंट किया कि बड़ा तशद्दुद किया पुलिस ने, बड़ा ये किया, वहां वो मनाजर देखने वाली जरूरत नहीं थी। वह बात दुरुस्त है कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? वहां पुलिस गई एक अदालती हुक्म की तामील करने में। खान साहब अदालत में पेश हुए, क्या हुआ? यही काम वो पहले कर लेते, अदालत का हुक्म मान लेते, हाई कोर्ट का हुक्म मान लेते, नहीं माना, अदालत ने हुक्म दिया, उसके जवाब में पुलिस पे जो कुछ हुआ, 64 पुलिस वाले जख्मी हुए और 8 पीटीआई के कारकुन। अब ये बताइए कि जुल्म किसके साथ हुआ, तशद्दुद किसके साथ हुआ? ये फैसला हमें करना होगा। मगर इसके नतीजे में जो फिर आपने कहा कि गलत बयानी से ही सही, मगर वो अगर आपकी बात दुरुस्त है कि गलत बयानी कर रहे हैं, तो बयानियां मगर बनाने में कामयाब हो रहे हैं और प्रेशर डालने में उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, फर्द जुर्म नहीं आयद हुई, फाइल गुम गई, गाड़ी में आके साइन हुआ और अब 30 तक समात अब मेंटेनेबिलिटी पर क्वेश्चन होगा। तो ये इस वक्त वो दबाव डालकर कामयाब हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और आप लोग बैकफुट पर हैं या नहीं है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि आप इंगेज करेंगे, क्या करेंगे? आप शाहजेब साहब जो बात फरमा रहे हैं, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, ये दुरुस्त है, इससे तो इनकार नहीं हो सकता। यानी एक फर्द जो अदालत को मतलूब है और जिसने अदालत से जमानत लेनी है अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए, वो अदालत में जाता है, और वो अदालत में जाता है अपनी मर्जी के टाइम पे। अदालत उसका इंतजार करती है, वो अदालत का इंतजार नहीं करता। कानून में ये होता है कि जिसने इंसाफ लेना होता है वो मुंतजिर होता है, वो अदालत को कहता है कि मैं फलां गेट से आऊंगा, उसको अदरवाइज मैं नहीं आऊंगा, मेरी गाड़ी फलां जगह फलां अदालत के दरवाजे पे पहुंचेगी वरना मैं नहीं आऊंगा, मेरे लिए फलां जगह पे अदालत लगाई जाएगी फिर आऊंगा, फिर भी मैं गाड़ी में बैठ के हाजिर लगाऊंगा। ये सारी सहूलतें खान साहब को जो दी गई है या दी जा रही है, बिलाशुबा इससे ऐसे ही है
कि वो दबाव डाल के अपनी मर्जी के फैसले करा रहे हैं। खान साहब जब ये दबाव डाल रहे हैं तो साथ में एक नैरेटिव बना रहे हैं, तो वो ये भी नैरेटिव बना रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, कि मैं इलेक्शन के लिए तैयार हूं, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, इसलिए मुझे किसी भी तरीके से फंसाना चाहते हैं और कैंपेन नहीं करने देना चाहते। तो कोई भाग सकता नहीं है, इलेक्शन के अंदर तो सारे मौजूद हैं, इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया है। जो तहफ़्फ़ुज़ात रियासती इदारों के हैं या रिस्ट्रेंट्स है वो भी बयान हो रही है। शाहजेब साहब, कौन सा जी शऊर है पाकिस्तान के अंदर? मैंने तो सारे साफियों को भी सुना है, मैंने सब मेजॉरिटी में मैंने सियासतदानों को भी सुना है, बहुत सारे पीटीआई के लोगों से भी बात हुई है। सबकी जनरल राय यह है कि इलेक्शन किसी एक तारीख पे होने चाहिए। हम बार बार इलेक्शन अफोर्ड नहीं करते, और जो स्प्लिट इलेक्शन होंगे, ये जो दो असेंबलियों का इलेक्शन कराने का इस वक्त प्रोसेस शुरू है, ये इलेक्शन होंगे तो इससे जो इस्तेहकाम या तसलसल या स्टेबिलिटी हम चाहते हैं वो बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि इससे और ज्यादा पोलराइजेशन बढ़ जाएगी और तसादुम बढ़ेगा। वैसे भी तो होगा सर, आने वाले सालों में ये होगा कि सूबों के इलेक्शन में जो तजाद आ जाएगा, मगर अब सुप्रीम कोर्ट नहीं हुई कन्विंस, और फैसला सुप्रीम कोर्ट का, तो होगा क्या? अल्लाह करे कोई ऐसा मैकेनिज्म बन जाए कि ये इलेक्शन एक दिन हो जाए, तो डायलॉग करेंगे उसके लिए। अदालत तो फैसला दे चुकी, तहरीक इंसाफ ही को एंगेज करेंगे आप? अदालत का फैसला अपनी जगह मोहतरम, लेकिन अगर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर सारे इकट्ठे हो जाए और इस बात पे मुत्तफिक हो जाए कि ये पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के मुफाद में है, बेहतरी में है कि इलेक्शन एक वक्त में हो जाए, तो यकीनन इस पे ना अदालत को एतराज होगा और ना इनकी कोई मंशा जो उसके खिलाफ काम। इनिशिएटिव कौन लेगा? पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का मतलब है कि तहरीक इंसाफ, बाकी तो आप सब एक ही हैं। तहरीक इंसाफ को के लिए कौन इनिशिएटिव लेगा कि कैसे बात आगे बढ़ेगी? ये आप ले सकते हैं, मैं ले सकता हूँ, इसी तरह गुफ्तगू करने से ही रास्ते पैदा होंगे। मैं तो इस बात का बड़े अरसे से दायी था, आज भी हूँ, कि कोई मिडल वे निकालना चाहिए, डेडलॉक से चीजें बेहतरी की तरफ नहीं जाती। बहुत शुक्रिया कैर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। आज हुकूमत ने एक और फैसला किया है, और वो है मोटरसाइकिल और 800 सीसी से कम की जो गाड़ियां हैं उन्हें सब्सिडी दी जाएगी, मगर जो सुपर की जो गाड़ियां हैं उनसे वो सब्सिडी ली जाएगी। क्रॉस सब्सिडी होगी कैसे, या बात आगे बढ़ेगी, बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक और दिन गुजर गया और IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा नहीं हो सका है, और मईशत के हवाले से गैर यकीनी ने मार्केट्स को आज भी मुतासिर किया है। इंटरबैंक में रुपया डॉलर के मुकाबले में आज भी ₹2.25 गिरा और 284 रुपये का डॉलर हो गया। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स भी 411 पॉइंट्स गिर गया। बुलंद महंगाई और IMF की शराइत के तहत शरह सूद में मजीद इजाफे के खदशात अलग हैं, मगर IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं हो रहा है, और मुसलसल शहबाज शरीफ हुकूमत के दावों और वजीर खजाना इसाक डार की मुआशी कारकर्दगी और दावों पर सवाल उठ रहे हैं। इस सब में हुकूमत ने मोटरसाइकिल और 800 सीसी से कम कार इस्तेमाल करने वालों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी का ऐलान कर दिया है, और इस मुतवक्के ऐलान से भी ये खदशात पैदा हुए कि IMF इस सब्सिडी के लिए मानेगा या नहीं मानेगा, और कहीं ये हुकूमत भी पेट्रोल पर सब्सिडी देकर IMF प्रोग्राम की बहाली के रहे सहे इम्कानात को ख़त्म तो नहीं कर रही है, मगर फिर हुकूमत ने ऐलान किया है कि IMF को इस सब्सिडी पर एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि ये एक क्रॉस सब्सिडी होगी। यानी 800 सीसी से बड़ी गाड़ियां रखने वाले अफराद के लिए पेट्रोल की कीमत में 50 रुपये का इजाफा होगा, और 800 सीसी से कम कार के मालिकान और मोटरसाइकिल मालिकान के लिए 50 रुपये की कमी हो जाएगी। यानी फी लीटर 100 रुपये का फ़र्क बड़ी गाड़ी वालों और छोटी गाड़ी या मोटरसाइकिल वालों के दरमियान हो जाएगा। और क्योंकि मोटरसाइकिल और 800 सीसी से कम कार रखने वालों की मजमूई खपत तकरीबन टोटल माहाना खपत का 50 से 51% है, इसलिए यह सब्सिडी बैलेंस हो जाएगी। हुकूमत इस हवाले से 6 हफ्तों में तरीक़ाकार वाज़े करेगी, और आज वज़ीर मुमलकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने दावा किया है कि सब्सिडी को 6 हफ्तों में नाफिज कर दिया जाएगा। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल रखने वाले अफराद को माहाना 21 लीटर की सब्सिडी दी जाएगी, और 800 सीसी से कम कार रखने वालों को 30 लीटर की सब्सिडी दी जाएगी। ये कैसे नाफिजुल अमल होगा, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वज़ीर मुमलकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। और साहब, इसका मैकेनिज्म क्या होगा? इस पर भी काम हुआ है या ऐलान कर दिया गया है, और अब आप सोचेंगे कि इसको नाफिजुल अमल कैसे करना है? नहीं जी, इस पर काफ़ी तफसीली काम हो चुका है, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि हम 6 हफ्ते में इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे।
इसमें 3 बुनियादी प्रोसेसेस होंगे। पहला प्रोसेस तो होगा कि पैसे इकट्ठे करने का, जैसा कि आपने बताया इब्तदाइये में, इसमें कोई सब्सिडी नहीं है। तो सब्सिडी हम इस वजह से लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम यूज़ टू हो गए हैं उससे, वरना होगा ये कि हम अमीर से ज़्यादा पैसे लेंगे जैसा आपने बताया, और वो पैसे ही इस्तेमाल कर देंगे गरीब के लिए। 50% से ज़्यादा लोग तकरीबन बाय वॉल्यूम लोग ज़्यादा पैसे देंगे, तो 50% बाय वॉल्यूम जो लोग हैं उनकी कीमत कम कर दी जाएगी। इसमें जो प्रोसेस है वो ये कि पहले तो हमने पैसे इकट्ठे करने हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर 300 रुपये पेट्रोल की कीमत है तो पेट्रोल की कीमत 350 रुपये अनाउंस कर दी जाएगी, जिससे 50 रुपये इजाफी हो जाएंगे। जितने भी डीलर हैं वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को 50 रुपये पर लीटर इजाफी उनको जमा करवा देंगे। एक नेशनल बैंक में या किसी भी एक ऐसे बैंक में, इस वक्त हम NBP के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक एस्क्रो अकाउंट खोल दिया जाएगा। ये जो इजाफी 50 रुपये आएंगे जो तेल की कीमत के ऊपर हैं, इन्हें उस एस्क्रो अकाउंट में डाल दिया जाएगा, और इस एस्क्रो अकाउंट से उन गरीब लोगों को जो सस्ता तेल दिया जाएगा पेट्रोल पंपों को, वहाँ से पैसे फराहम किए जाएंगे फॉर एवरी लीटर जो वो सस्ता बेचेंगे। ये तो पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है मोटरसाइकिल और गाड़ी को रजिस्टर करने का। तो हमारे पास जो इस वक्त डेटाबेस है उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। हमारे पास CNIC, हमारा जो ID कार्ड होता है, CNIC का नंबर है, शख्स का नाम है, और मोटर कार रजिस्ट्रेशन का जो डेटाबेस है उसमें मोटर गाड़ी या वो जो मोटरसाइकिल है उसकी रजिस्ट्रेशन मौजूद है। अब हमारे CNIC के साथ आपको मालूम है कि चौथी चीज़ जो अटैच्ड है वो फ़ोन नंबर है। अब हमारे पास 4 चीज़ें आ गई, बंदे का नाम आ गया, बंदे का CNIC आ गया, उसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन आ गई, और उसका फ़ोन नंबर आ गया। तो हम ऑटोमेटिकली उसको रजिस्टर करके एक पैगाम भेजेंगे कि भाईजान आप रजिस्टर हो चुके हैं, अब आपको सस्ता पेट्रोल मिल सकता है। अगले दिन वो सुबह जाएंगे और बिल्कुल जैसे ये जैज़ कैश होता है या वो क्या वो सस्ता वो जो भी पैसा ट्रांसफ़र करने की मुख्तलिफ स्कीमें हैं, या ये जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, बिल्कुल उस तरह आपके पास अगर 300 रुपये वाला भी फ़ोन होगा तो आप उसके अंदर अपना ID कार्ड नंबर डालेंगे, वो आपको 1 टाइम पासवर्ड भेज देंगे, OTP जिसे कहते हैं। आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे, पहले ही आपके पास ID कार्ड और OTP होगा। हर पेट्रोल पंप के ऊपर एक एप्लीकेशन के ज़रिए उसको स्कैन करने का तरीक़ाकार इस वक्त इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आपका ID कार्ड और 1 टाइम पासवर्ड डाला जाएगा तो वो बता देगा कि भाई मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं ये 21 लीटर का इनके पास गुंजाइश थी, उसमें से ये 11 लीटर इस्तेमाल कर चुके हैं और 10 लीटर रह गए हैं। तो मैं वो कहूँगा वहाँ पे जाके, अगर मैं मुस्तहिक हूँ, अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, तो मैं कहूँगा कि भाई मुझे 2 या 3 लीटर दे दें। एक वक्त में 2-3 लीटर से ज़्यादा आपको नहीं पेट्रोल मिलेगा, वरना फिर एक ब्लैक मार्केट क्रिएट हो जाएगी। अगर महाना 21 लीटर है तो एक वक्त में की आप लिमिट लगा रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर आप कितना ले सकते हैं? वो गाड़ी 800 सीसी से कम की गाड़ी के लिए भी होगा? 2 से 3 लीटर जी, और 800 सीसी से कम गाड़ी जो है जिसको, तो ये मैं आपको बताता हूँ कि 21 लीटर किधर से आया। हमने पूरा डेटा एनालाइज किया और गरीब लोग जो हैं वो माहाना 21 लीटर इस्तेमाल ऑन एवरेज कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि 100% उनका जो पेट्रोल है उसको कम कीमत पे 100 रुपये सस्ता उनको दिया जाएगा। जो 800 सीसी वाली गाड़ी है उसकी टैंकी 30 लीटर की होती है, और एक दरमियाने लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास का शख्स जिसके पास एक पुरानी 800 सीसी गाड़ी है वो तकरीबन 3 टैंक इस्तेमाल करता है एवरेज महीने में। तो उनको एक टैंक के ऊपर यानी 30 लीटर के ऊपर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा। इससे आपको अंदाज़ा हो गया कि हमने गाड़ी वाले को सहूलत दी 1/3 पेट्रोल पे और मोटरसाइकिल वाले को सहूलत दी 100% पेट्रोल पे। यानी जैसे आप अगर आप ज़्यादा गरीब हैं तो आपको ज़्यादा सब्सिडी दी जा रही है, और अगर आप थोड़े से यानी कम से कम पैसे जोड़ के कमेटी डाल के एक पुरानी गाड़ी खरीद भी लेते हैं तो आपकी सब्सिडी 1/3 पेट्रोल के ऊपर होगी। मगर ये तरीका एक तो ये हो गया। दूसरा मतलब अभी तो तकरीबन 50-50 है मामला, मगर अगर उसके बाद अगर मोटरसाइकिल पे कंजम्पशन बढ़ जाती है, वो 60% पे चली जाती है, तो क्रॉस सब्सिडाइज आप करेंगे कैसे? फिर आप इसको मॉनिटर करेंगे, उन लोगों के लिए और कीमत बढ़ा देंगे जो कि 1000 सीसी और उससे ऊपर की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं?
देखिए, इससे कई चीज़ें होंगी। इससे एक तो ये होगा कि हर मोटरसाइकिल वाले की ख्वाहिश ये होगी कि मेरे पास 21 लीटर हैं तो मैं 21 लीटर से ज़्यादा ना इस्तेमाल करूं, क्योंकि यही एवरेज है। अगर 21 लीटर से ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा तो पूरी कीमत देनी पड़ेगी। तो एक तो कॉस्ट कंटेनमेंट, यूटिलाइजेशन कंट्रोल का जो मैकेनिज्म हम जिसको को इंश्योरेंस या को पेमेंट कहते हैं, वो इसके अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड है। यानी जब आदमी जाता है तो उसके जहन में ये है, यार मेरे पास 1 महीना है और 21 लीटर सस्ता पेट्रोल है तो मैं 21 लीटर ही चलाऊं, इससे ज़्यादा ना चलाऊं, वरना पूरी कीमत 100 रुपये इजाफी देनी पड़ेगी। यानी जो एवरेज कीमत 300 होनी चाहिए थी उससे भी 50 ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो वो नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि लोग बड़ी गाड़ियां छोड़ के छोटी गाड़ियों को ऊपर आएँ, जिनकी अंदर पेट्रोल भी कम खर्च होता है, एनवायरनमेंट भी कम डैमेज होती है। और ये जो थोड़ा सा दिखावा विखावा है कि आपको गाड़ियां नज़र आती हैं, बड़ी गाड़ी, उसके आगे एक डाला, उसमें नो फियर वाले लड़के, ये भी तमाम चीज़ों को कुछ सुकून आएगा जब ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो लोग जो हैं वो रीजनेबल गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ चलाएंगे जो पेट्रोल में भी एफिशिएंट हैं, एनवायरनमेंट को भी कम डैमेज करती हैं, और सबसे ज़्यादा ये कि हमारा जो पेट्रोल का बिल है वो भी नीचे आएगा अगर छोटी, यानी कि ये जो मसला है कि बहुत बड़ी तादाद है कि मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड नहीं होती है। रजिस्टर सबको कराना पड़ेगा, और जब आप रजिस्टर कराएंगे तो ऑटोमेटिकली आप का नाम आ जाएगा और आपको मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पर। आपको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फोन होगा, मगर आपको रजिस्टर अपनी मोटर बाइक करानी पड़ेगी। जी, ये एक इजाफी फ़ायदा है कि हमारे मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी, क्योंकि अभी बेशुमार लोग कच्चे कागज़ पे मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ लिए फिरते हैं। तो फिर उनको एक इंसेंटिव हो जाएगा कि पेट्रोल सस्ता है यार, गाड़ी अपने नाम पे रजिस्टर करवा लो ताकि हमें सस्ता पेट्रोल मिल सके। तो एक इजाफी फ़ायदा इसका ये होगा कि मुआशरे के अंदर डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाएगी और झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे। ये जो बाज़ दफ़ा झगड़ा पैदा हो जाता है कि गाड़ी उसके नाम पर थी, वो रात को आके ले गया, आप कह रहे हैं मैंने तो पूरे पैसे दिए हुए थे, देखें मेरे चेक मेरे पास हैं, ये कैश मैंने दिया था, ये 3 गवाह हैं। तो ये तमाम मामलात ख़त्म होंगे, और जैसे बाकी मुहज़्ज़ब मुआशरों के अंदर हर चीज़ कागज़ पे होती है, यहाँ पे भी वो होना शुरू हो जाएगा। ये उसका एक इजाफी फ़ायदा है। हमारे यहाँ पेट्रोल जो है हर 15 दिन के बाद उसकी कीमत तय होती है। अगर कोई 51% 53% हो जाए या 51% 48% हो जाए तो हर 15 दिन के बाद उसकी एडजस्टमेंट होती चली जाएगी। बहुत शुक्रिया। तो कभी भी हुकूमत इसको कैसे इंप्लीमेंट करने में कामयाब होती है। 6 हफ्ते का टाइम हुकूमत ने मांगा है। आज में तैयार। अल्लाह हाफ़िज़।